Welcome students in the digital lecture of Subhash English School, class 12th. Today we see poem number 5th, Our Casuarina Tree. It is written by Toru Dutt. So let's see Our Casuarina Tree. This poem actually is a tribute to a tree. The poem is an ode with a touch of elegiac note. The poetess humanizes the Casuarina tree. She has a very high opinion for the tree. She describes it with all her noble feelings. She bestows all honor and dignity to the tree. As I already told you, this poem is a tribute to a tree, Casuarina. कैजोरिना एक प्रकार का एक बड़ा था ऑस्ट्रेलियन ट्री है जो एक बरगद के पेड़ के समान तेजी से बढ़ता है और काफी बड़ा होता है साइज के अंदर। तो अब इस पोएम को हम लाइन वाइज लाइन देखते हैं। Like a huge python winding round and round the rugged trunk indented deep with scars, ये पेड़ जो कैजोरिना ट्री है एक बड़े सांप की तरह कुंडली मारते हुए राउंडेड, जिस प्रकार से सांप एक कुंडली मारकर बैठता है राउंड में, उस प्रकार से ये बड़ा है और इसका जो तना है उस पर काफी गहरे घाव है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स अ क्रीपर क्लाइम इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, ये काफी बड़ा है, इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, जिसके लिए यहाँ पर बोला अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। समिट मीन्स मिलना, इसको ऐसा बताया कि एकदम स्टार से मिल रहा है, इतना इसका हाइट के बारे में हमको बताया है। और साथ ही बताया कि एक क्रीपर यानी कि एक लता जो है वो इसको चारों तरफ से घेरे हुए। नो अदर ट्री कुड लिव बट गैलेंटली, यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि ये जो पेड़ इतना बड़ा है, इसके आसपास कोई भी इसके बराबर का पेड़ नहीं है, ये पूरी गैलेंटली ये वहां पर खड़ा है पूरी डिग्निटी के साथ में। और साथ में ये बताया कि इस पर काफी फ्लावर्स लगे हैं, जो फूलों के गुच्छे हैं वो इसकी टहनियों पर लगे हैं, जिन पर दिन भर बर्ड्स और बीज बैठती हैं और वहां पर वो उनका शेल्टर है। एंड ऑफ्ट एट नाइट, और अक्सर रात में, द गार्डन ओवरफ्लोज, यहाँ पर ओवरफ्लो से मतलब है कि गार्डन में से उस पेड़ की आवाज आती है। एक्चुअली इस पोयम के अंदर पोएट ने ट्री को ह्यूमनिफाइज किया है, दैट मीन्स उसको एक इंसानी रूप दिया है, इंसान की तरह उसको ट्रीट किया है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया इन लाइन के अंदर कि वो जो गार्डन है उसमें से आवाज आती है। किस चीज की आवाज है वो हम देखते हैं। विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, एक ऐसा संगीत जो पूरी रात चलता है, उसका कोई अंत नहीं है। संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री, जो किसके द्वारा गाया जाता है, हमारे पेड़ के द्वारा। वाइल मैन रिपोज, जब इंसान सोते हैं, वो पेड़ एक गाना गाता है और कुछ कहना चाहता है, वो हम आगे देखेंगे कि वो उस पेड़ के क्या उस गाने से कहना चाहता है। सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर हम आगे की लाइंस देखते हैं। When first my casement is wide open, at dawn my eyes delighted on its rest. यहाँ पर पोइटेस बता रही हैं कि वो जब मॉर्निंग में अपनी विंडो ओपन करती है तो मॉर्निंग के टाइम पर उनको काफी अच्छा फील होता है जब वो उस पेड़ को देखती हैं। अक्सर सर्दियों के दिनों में उस पेड़ के टॉप पर, सबसे ऊंची डगाल पर, अ ग्रे बबून सिट स्टेचू लाइक अलोन, एक काले कलर का बंदर अक्सर ऊपर उसके टॉप पर बैठा हुआ नजर आता, बिल्कुल वो हिलता नहीं है, और वहां से वो सनराइज को देखता है, जबकि उसकी निचली टहनियों पर हिज फनी ऑफ स्प्रिंग्स लीप अबाउट एंड प्ले, उसके जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, और अक्सर कहीं दूर से एक कोयल की आवाज आती है और वो दिन का स्वागत करती है। और उस पेड़ की छांव के नीचे काउज और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो रेस्ट करते हैं, और उस पेड़ के आसपास चारों तरफ वाटर लिलीज जो है, जो छोटे फूल होते हैं वो बिखरे होते हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ स्नो बिखरी हुई है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज द कैजुरिना टू माई सोल, यहाँ पर पोएटेस ये बता रही है कि वो पेड़ सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए उनको प्यारा है, यहाँ पर उनका अफेक्शन जो है उस पेड़ के लिए इन लाइन्स से उन्होंने बताया है कि वो पेड़ सिर्फ बड़ा है इसलिए उनको पसंद नहीं है, बाकी वो उनके आत्मा के काफी करीब है, मतलब वो उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उस पेड़ के साथ, इसलिए वो उनको बहुत ज्यादा प्यारा है। अब वो अटैचमेंट क्यों है वो अगली लाइन में देखते हैं। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, अब ये बताया कि इस पेड़ के नीचे वो
खेले हैं। अब यहाँ पर वी इसलिए यूज किया है क्योंकि साथ में वो अपने ब्रदर सिस्टर के बारे में भी बता रहे हैं जिनका नाम अरू और अब्जू है, जो एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, और वो जो पेड़ के साथ उसका अटैचमेंट है उनका कारण उन दोनों बच्चों की यादें भी है जो उस पोएटेस के दिमाग में है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, इस पेड़ के नीचे पोएटेस और उनके भाई बहन खेले हैं दैट 2 ईयर्स में रोल ओ स्वीट कंपेनियंस। अब यहाँ पर स्वीट कंपेनियंस अरू और अब्जू जो ब्रदर सिस्टर है उनके लिए यूज किया गया है, लव्ड विथ लव इंटेंस, और दिन पर दिन वो जो प्यार है उस पेड़ से पोएटेस का वो बढ़ता जा रहा है। फॉर योर सेक शैल द ट्रीज बी एवर डियर, है ना, वो बता रही है कि शायद उन्हीं के कारण वो पेड़ उसको इतना ज्यादा प्यारा है। ब्लेंड विद योर इमेजेस इट शैल अराइज, और जब भी उस पेड़ को वो देखती है तो उन दोनों की उनको याद आती है। इन मेमोरीज स्टिल द हॉट टीयर ब्लाइंड माइंड आइज, अब यहाँ पर बता रही कि वो अक्सर उनकी मेमोरी में वो दिन एकदम ताजा है, और जब भी वो उनके देखती है तो उनके दिमाग में वो चीज आती है। What is that dirge like murmur that I hear? अब यहाँ पर पोएटेस बता रही है कि वो एक धीमी सी एक आवाज, डर्ज लाइक मर्मर मीन्स एक धीमी सी आवाज, that I hear जो उनको सुनाई देती है, like the sea breaking on a shingle beach, है ना, जैसे कि समुद्र के किनारे पर जब लहरें आकर टकराती है जो जिस प्रकार की आवाज होती है उस प्रकार की एक आवाज उनको सुनाई देती है। इट इज द ट्रीज लेमेंट, ये अब वो ये बता रही है कि ये जो आवाज आ रही है ये उस पेड़ का दुख है। एन ईरी स्पीच, एक धीमी आवाज, दैट हैपली टू द अननोन लैंड में रिच, शायद वो पेड़ है जो है उसका दुख जो है वो प्रकट कर रहा है उस धीमी आवाज से, और उसकी आवाज शायद उसके भाई बहनों तक पहुंच रही है। इस लाइन का मीनिंग ये होगा यहाँ पर। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, अब इन लाइन्स को देखते हैं। अब यहाँ पर इन लाइन से मीनिंग ये है कि एक ऐसी बात जो जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता पर ऐसा वो फील करती है, उनकी जो फीलिंग्स है वो उस पेड़ के लिए ऐसी है। एंड आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे, और अब उस पेड़ के साथ उनका इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि वो उससे दूर बिल्कुल भी उनको अजीब सा लगता है, ज्यादा दिन तक उससे दूर नहीं रह सकती। इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मैनी अ शेल्टर बे व्हेन स्लम्बर्स इन हिज केव द वाटर रेथ एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शो। यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो अगर कहीं पर भी जाती है तो उनके जहन में हमेशा वो पेड़ ही रहता है, वो उनके आंखों के सामने वो पेड़ हमेशा घूमता रहता है, वो कहीं पर भी चली जाए। ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस सून एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर। अब वो उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि वो कहीं पर भी चली जाए, फ्रांस हो, इटली हो, या फिर मून के नीचे हो, या कहीं पर भी हो, रात में सोते समय उनको हमेशा उस पेड़ का वो जहन में उनके वो पेड़ होता है। और हर समय अगर म्यूजिक रोज बिफोर, इसका मतलब ये कि वो कोई इंजॉय कर रही हो कहीं पर या शांति में हो, हर समय उनको वो पेड़ उनके जहन में होता है। माई एन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम द फॉर्म और ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, हर समय वही वाली बात है कि हर समय उनके जहन में वो पेड़ रहता है। आई सो दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, जब वो किसी और देश में होती है तब भी उनको जहन में वो पेड़ होता है, और वो जब वापस जब अपने देश आती है तब भी उनके जहन में वो पेड़ ही होता है। नाउ सी दिस लाइंस, इन लाइंस के अंदर पोएटेस ने अपनी एक अनसर्टेनिटी बताई है उस पेड़ के साथ में। उन्होंने ये बताया कि ये जो पोयम उन्होंने लिखी है ये उस पेड़ के लिए एक ट्रिब्यूट है, उस पेड़ के सम्मान में उन्होंने इस पोयम को लिखा है जो कि ज्यादा दिन तक शायद न रहे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इस दुनिया में हर जीवित वस्तु एक दिन खत्म हो जाती है, मर जाती है। उसी प्रकार वो सोचती हैं कि वो पेड़ भी एक दिन मर जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो वो चाहती हैं कि वो पेड़ डेथलेस हो जाए, कभी ना मरने वाला अमर पेड़ हो जाए। जैसा कि एक बोरोडेल करके जगह इंग्लैंड में, वहां पर एक पेड़ है जो कभी खत्म नहीं होता, उसकी जो लताएं होती है उसी से वो पेड़ वापस बढ़ जाता है। वैसा ही वो कुछ चाहती है इस पेड़ के साथ भी, अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेस लिंजर्ड पेल, जिसके नीचे बैठकर वो आनंद महसूस कर सके। पर फिर उनको इस चीज का डर सताता है कि वो पेड़ एक दिन जरूर मर जाएगा। फॉर ट्रम्बलिंग होप एंड डेथ द स्केल्टन एंड टाइम द शेडो एंड दो वीक द वर्स, और धीरे धीरे वो पेड़ कमजोर होता हुआ
खत्म हो जाएगा। पर वो ये भी साथ में कहती है कि शायद हो सकता है कि उनका जो प्यार है उस पेड़ के लिए जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो उस पेड़ को बचा ले ऑब्लिवियन कर्स से। ऑब्लिवियन कर्स का से मीनिंग यहाँ पर जो नेचर्स रूल है कि जो इस धरती पर आया है उसको जाना होता है, हर वो जीवित वस्तु जो इस धरती पर है वो एक दिन खत्म हो जाती है, ये ऑब्लिवियन कर्स है। इस ऑब्लिवियन कर्स से उन पोएटेस का प्यार उस पेड़ को बचा ले, ऐसा वो चाहती है। नाउ सी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट सी 60 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इस लेसन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं 60 वर्ड्स के। हाउ इज द क्रीपर क्लाइंबिंग अप द ट्री। किस प्रकार से जो लता है वो उस पेड़ पर चढ़ती है। द क्रीपर इज वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक ऑफ द केजोरिना ट्री। वो उस पेड़ पर कुंडली मारते हुए लताएं चढ़ती है जिस प्रकार से एक सांप बढ़ता है। ट्री इज कंपेयर्ड विद अ पाइथन। It has intended the trunk with deep scars and it reaches the summit of the tree. वो लता धीरे धीरे करके इस पे चारों तरफ लपेटते हुए ऊपर तक जाती है और ये पेड़ काफी ऊंचा है और ये बहुत ऊंचाई तक फैला हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द जायंट ट्री वियर द स्कार्फ। विद दिस स्कार्फ द पोएटेस मीन टू से दैट इट कीप्स अप इट्स डिग्निटी एंड हाई पोजीशन। स्कार्फ से मीनिंग यहाँ पर पोएटेस का उस पेड़ जो है वो पूरी ये बताना चाह रही है कि पूरी डिग्निटी और हाई पोजीशन के साथ वहां पर खड़ा है। उनके उस पेड़ जितना ऊंचा बड़ा उसके आसपास कोई भी पेड़ नहीं है। द जायंट ट्री इज स्टैंड लाइक अ जायंट। वो एक विशालकाय पेड़, एक विशालकाय पेड़ की तरह वहां पर खड़ा है। इट ब्रांचेस अपीयर्स टू बी स्कार्फ एट द टॉप। उसकी ब्रांचेस जो है वो स्कार्फ की तरह नजर आती है। नॉट ओनली दैट द ट्री वियर्स द फ्लावर्स ऑफ क्रीपर गैलेंटली एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री। और एक जीत की निशानी के रूप में उस पर फ्लावर्स चारों तरफ लगे हैं उसकी लताओं पर, ये बताया है। What does the poetess see when she opens her window in the winter morning? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब विंडो ओपन करती है पोएटेस मॉर्निंग में तब वो क्या देखती है। इन द विंटर मॉर्निंग द कैजोरिना ट्री इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट द पोएटेस सी। पहली चीज जो पोएटेस अपनी खिड़की से बाहर देखती है वो पेड़ होता है। शी फील्स डिलाइट एट द साइट। वो इसको देखकर काफी खुश होती है। द कुकू सिंग अ सॉन्ग टू वेलकम अ डे। और वहां पर कोयल जो है दिन का स्वागत करने के लिए गाना गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सेल्स अ डर्ज लाइक मर्मर एंड फॉर व्हाट रीजन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से अल्टरनेटिवली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फोर्थ और फिफ्थ में से तो हर साल अल्टरनेटिवली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एक्सेल्स अ डर्ज लाइक मर्मर एंड फॉर व्हाट रीजन। एक धीमी आवाज कहां से आ रही है और किस कारण से। द कैजोरिना ट्री एक्सेल्स अ डर्ज लाइक मर्मर। वो जो धीमी आवाज है वो कहां से आ रही है, कैजोरिना ट्री में से। द पोएटेस पर्सोनिफाइड द कैजोरिना ट्री। यहाँ पर पोएटेस ने उस पेड़ को इंसानी रूप दिया एंड से ट्री शेयर्स हर सोरो बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर बताया कि वो जो पेड़ अपना दुख जताता है एक दुख भरा गाना गाकर। शी वॉन्ट्स टू से दैट द ट्री वॉज वेरी मच अटैच्ड विद हर फैमिली। वो साथ में ये भी कहती है कि वो पेड़ काफी अटैच्ड है उनकी फैमिली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ विद रेफरेंस टू द पोएम। ये जो लाइन है अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, इस लाइन को हमको एक्सप्लेन करना है इस पोएम के रेफरेंस में। तो यहाँ पर ये बताया कि जो पोएटेस का जो पेन है उसने एक सॉन्ग का रूप लिया है और वो किसके द्वारा गाया जा रहा है, उस पेड़ के द्वारा। द पेन ऑफ द पोएटेस टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग मॉर्नफुल सॉन्ग ऑफ द ट्री। द लेमेंट ऑफ द ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएटेस। अब लेमेंट से मतलब यहाँ पर दुख, उस पेड़ का जो दुख है पोएटेस के अनुसार बिकम यूनिवर्सल। वो सर्वव्याप्त है एंड रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ ह्यूमन रेस। और इंसानों के अंदर जो एक पेन है उसको दर्शाता है कि इंसान अंदर से कितना ज्यादा दुखी है। Now question number 6, how does the poetess propose to sanctify her association with the tree and why? Easy answer है, देख लेते हैं। The poetess proposed to sanctify her association with the tree by composing a short descriptive poem। किस प्रकार से उन्होंने बताया, एक short descriptive poem उन्होंने लिखकर sanctify करा है उनका जो लगाव है उस पेड़ के साथ उसको। She does so because the tree people whom she had lost।
वो उस पेड़ से उनको जोड़ रही है, उनके भाई बहनों को, अरू और अब्जू को। हाउ डज द पोएटेस ब्लेस द ट्री, किस प्रकार से ब्लेसिंग्स दे रही है। द पोएटेस ब्लेस द ट्री बाय प्रेइंग फॉर इट्स इमॉर्टलिटी, वो पोएटेस जो है उस पेड़ की इमॉर्टलिटी, अमरता के लिए प्रार्थना कर रही है। इन दिस वे द ट्री वुड लिव फॉर एवर लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, जिससे कि वो पेड़ हमेशा के लिए जीवित रह सके, जैसे दूसरे जीव जो है वो कुछ समय के लिए अर्थ पर जीवित रहते हैं। नो वन कैन चेंज द साइकिल ऑफ नेचर, कोई भी नेचर की साइकिल को चेंज नहीं कर सकता। स्टिल शी होप्स फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ द ट्री, फिर भी वो उस पेड़ के लिए लंबा जीवन चाहती है। स्टूडेंट्स नाउ सी 75 वर्ड्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी समय एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोएटेस सी व्हेन शी ओपन्स हर कैसमेंट एट डॉन, मॉर्निंग में जब पोएटेस अपनी खिड़की खोलती है तो उसको क्या नजर आता है। ऑन ओपनिंग द कैसमेंट एट अर्ली मॉर्निंग, सुबह में जब वो अपनी खिड़की खोलती है, द पोएटेस फील डिलाइटेड बाय साइट ऑफ द कैजुरिना ट्री, उस कैजुरिना ट्री को देखकर उसको काफी अच्छा फील होता है। समटाइम्स शी वुड फाइंड अ ग्रे बबून सिटिंग मोशनलेस ऑन वन ऑफ इट्स हाईएस्ट ब्रांच, अक्सर एक काले रंग का बंदर उस पेड़ की सबसे ऊंची जो डगाल है उस पर बैठा हुआ नजर आता है और वहां से वो सनराइज देखता है। इन द मीन टाइम द स्मॉल यंग वंस लीप अबाव एंड प्ले ऑन द लोअर ब्रांचेस, उसी समय उस पेड़ की निचली टहनियों पर उस बंदर के बच्चे वो खेलते हैं। द सॉन्ग ऑफ द कुकू मेक्स अ वेलकम नोट फॉर द राइजिंग डे, और जो कोयल है वो गाना गाकर दिन का स्वागत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन। फॉर व्हाट रीजन इज द कैजुरिना ट्री डियर टू द पोएटेस, किस कारण से वो पेड़ पोएटेस को बहुत ज्यादा प्यारा था। द कैजुरिना ट्री इज नॉट डियर टू द पोएटेस बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस अलोंग, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पेड़ बहुत बड़ा था इसलिए वो पोएटेस को प्यारा था। इट इज डियर टू हर बिकॉज शी हैड प्लेड अंडर इट इन हर चाइल्डहुड डेज, इसलिए उसको प्यारा था क्योंकि वो इस पेड़ के नीचे अपने बचपन के दिनों में खेली है। शी हैड प्लेड विद अरूर एंड अब्जू हर लॉस्ट सिस्टर एंड ब्रदर, वो किनके साथ खेली है उस पेड़ के नीचे, अब अरू और अब्जू जो कि उसके भाई बहन थे उनके साथ उस पेड़ के नीचे खेली है। देयर इमेजेस हैव ब्लेंडेड विद द ट्रीज इमेज, उन दोनों की इमेजेस जो है उस पेड़ की इमेज के साथ मिली हुई है। जब भी उस पेड़ को वो देखती है तो उसको अपने भाई बहनों की याद आती है, इसलिए वो पेड़ पोएटेस को काफी प्यारा था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। The last stanza expresses the affection and kinship of poetess with tree. How does she express it? लास्ट स्टेंजा के अंदर पोएटेस ने अपनापन जो बताया उस पेड़ के साथ, वो उसको हमको एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार वो चाहती थी उस पेड़ के लिए अमरता, वो सारी चीजें इसके अंदर बतानी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएटेस आर द ग्रेट कर्सेस ऑफ मॉर्टल एग्जिस्टेंस। ग्रेट कर्सेस बताने मॉर्टल एग्जिस्टेंस के, तो इसके अंदर फियर, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, डर, मौत के लिए उस पेड़ की, ये सारी चीजें हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट द सिमाइल्स अकरिंग इन द पोएम, इस पोएम में जो सिमाइल्स यूज हुए हैं वो बताना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैज द कैजुरिना ट्री बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इस कैजुरिना ट्री को किस प्रकार से इंसानी रूप दिया गया है इस पोएम के अंदर, इसका आंसर देखते हैं। द पोएम आवर कैजुरिना ट्री इज अ ट्रिब्यूट टू द ट्री, उस पेड़ के सम्मान में लिखी गई पोएम है ये, उसको एक ट्रिब्यूट दिया गया है। इन दिस पोएम पोएटेस पर्सोनिफाइज द ट्री, इस पोएम के अंदर पोएटेस ने उस पेड़ को एक इंसानी रूप दिया है। शी बेस्टोव्स ऑल ह्यूमन फीलिंग टू द ट्री, पोएटेस ने सारी इंसानी भावनाएं उस पेड़ के लिए व्यक्त की है, उसको दी है। द पोएटेस सेज दैट, पोएटेस ये कहती है, द ट्री शेयर्स द जॉय एंड सोरो ऑफ हर, कि उस पेड़ ने उसका जो दुख और दर्द है, दुख था उसको उसके साथ शेयर किया है। द पोएटेस फील्स द ट्री शेडिंग टीयर्स, पोएटेस को यह महसूस होता है कि वो पेड़ आंसू बहाता है, एंड लेमेंटिंग, और साथ में दुख मनाता है, एट द डेथ ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, उस पोएटेस की ब्रदर सिस्टर की जो डेथ है उसका दुख मनाता है और आंसू बहाता है वो पेड़, ऐसा उसको फील होता है। द ट्री इज ऑल्सो डेस्टाइन्ड टू डाई लाइक ह्यूमन बींग, उस पेड़ को भी एक दिन मरना होगा इंसानों की तरह, उसकी किस्मत में भी एक दिन मौत है।
दस इट हैज बीन पर्सोनिफाइड, इस प्रकार से उसको इंसानी रूप दिया गया है। इट इज नॉट अनअफेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन कर्सेस, ये भी जो इंसानों का चक्र है जीवन का, उससे अछूता नहीं है पेड़, ये भी एक दिन इसको भी खत्म होना पड़ेगा। The poem is an ode in the form and elegy is spirit and tone explained with illustration। ये कुछ लाइन है, हमको ये इसके अंदर बताना है। ये पोयम एक ऑड के फॉर्म में लिखी गई है, एलेजी है, इसके अंदर स्पिरिट के अंदर और टोन के अंदर इस चीज को बताना है। फिर इसके कुछ एक्सट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें से एक्सट्रैक्ट जरूर आता है। तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप इनको भी कॉपी में लिख लीजिए। ये कुछ और एक्सट्रैक्ट्स हैं, एग्जाम के अंदर काफी आते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट्स भी आपको कॉपी में नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टूड द टॉपिक, this poem. Even if you have any doubt, you can write your doubts in comment box. Thank you.